सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि सारे अच्छे होंगे, सारे मस्त होंगे, सारे मजे में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये हमारा लर्निंग सेशन जिसमें हम लोग फिजिक्स सीखते हैं। और फिजिक्स में भी स्पेशली हम लोग क्या सीखने वाले हैं? लाइट चैप्टर सीख रहे हैं। लाइट चैप्टर में हमने जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है, लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेविएशन एंगल क्या होता है, ये सब सीख रखे हैं बच्चे। इस लेक्चर में जो है हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, उसके बाद टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग मिरर्स, मिरर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग ये सब सीखेंगे बच्चे। ओके, और चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे। क्या रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, वो चीजें हम याद रखेंगे। और उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर, उसके बाद हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेंगे। और उसके बाद या शायद सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, उसके बाद रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बात कर लेते हैं, और उसके बाद प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगा, कनकेव मिरर में किस तरह से होगा, कन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा, ये सब सीखेंगे। ओके, टर्मिनोलॉजी ऑफ मिरर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं इन मिरर। मिरर की बात करेंगे तो मिरर में बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, अपर्चर होता है, ये सब सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कहेंगे पोल की बात करेंगे। तो पोल ऑफ मिरर क्या होगा? पोल जो होता है सिंपल मिरर का, जो भी मिरर है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो भी ज्योमेट्री है उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ओके, सो पोल क्या होता है? इट इज सेंट्रल पॉइंट इन मिरर। सिंपल सा एग्जांपल, इट इज सेंटर ऑफ मिरर क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। नाउ हम बात करेंगे फोकस की बात करेंगे। ओके, फोकस। तो फोकस दो तरह का होता है, याद रखेंगे बच्चे। फोकस क्या होगा? दो तरह का होगा, प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंडरी फोकस की बात करते हैं। फोकस की बात करेंगे तो ये जो मिरर में है दो फोकस का यूज नहीं होता है, लेकिन लेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है दो फोकस की बात करते हैं। तो मिरर फोकस की बात करेंगे तो दो तरह का मिरर होगा। ओके, सो प्राइमरी फोकस की बात करेंगे तो प्राइमरी फोकस जो होता है तो ये फोकस की बात करेंगे तो फोकस क्या होगा? पॉइंट होगा। कोई भी फोकस जो होगा वो क्या होगा? पॉइंट और पोजीशन होगा। ओके, सो इट इज पोजीशन और पॉइंट। ओके, यहीं पे नोट कर लेंगे और पॉइंट। आई होप हम इसको चेक कर लेते हैं कवर कर रहा है स्क्रीन या नहीं। सो इट इज पोजीशन और पॉइंट, हाँ कवर कर रहा है। इसको थोड़ा सा और हम इधर कर सकते हैं, हाँ ओके। तो प्राइमरी फोकस की बात करेंगे तो इट इज पोजीशन और पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है अभी हम बता देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर at which if object is to be placed, then image will be at infinity. ओके, अब डिफरेंट जो है स्फेरिकल मिरर में देखेंगे फोकस कैसा होगा, प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा और सेकेंडरी फोकस कौन सा होगा। बेसिकली स्फेरिकल मिरर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लेन मिरर के लिए इसकी बात हम नहीं करते। ओके, सो प्राइमरी फोकस की बात क्या करेंगे तो पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखकर
इमेज को ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, वो इंफिनिटी पे होगा। ओके, सो ये बात याद रखेंगे। दूसरा, सेकेंडरी फोकस। तो ये क्या होता है? इट इज पोजीशन और पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ इमेज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस if object is to be placed at infinity। ओके, तो सिंपल इसको रखेंगे। फोकस क्या होता है? फोकस जो होता है पोजीशन और पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे। दो तरह का होता है। प्राइमरी फोकस में क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता है जिसके लिए इमेज इंफिनिटी पे बनता है, और सेकेंडरी फोकस में क्या होता है? इमेज का पोजीशन होता है। सेकेंडरी फोकस क्या है? इमेज का पोजीशन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। जब ऑब्जेक्ट क्या है? इंफिनिटी पे है, तो उसको हम सेकेंडरी फोकस बोलते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे। फोकस हो गया हमारा। ना हम बेसिकली स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर समझते हो? स्फीयर क्या होता है? फुटबॉल जो है स्फीयर है, बॉल जो होता है स्फीयर होता है। ओके, सो इट इज सेंटर ऑफ स्फीयर of which a spherical mirror is a part। तो किसी स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ स्फीयर होता है जिस स्फीयर को काट के हम क्या करते हैं? एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। जिस ट्रांसपेरेंट स्फीयर को हम कट करके हम क्या करते हैं? स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। उसी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ओके, सो ये याद रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ना हम बात करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को जनरली सी से, पोल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे सिंबल भी यूज कर लेंगे हम लोग। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद हम बात करेंगे एपर्चर। एपर्चर क्या होगा? इट इज साइज ऑफ मिरर और डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये क्या कहलाता है? एपर्चर कहलाता है। लार्ज एपर्चर कहने का मतलब हमारा मिरर लार्ज है, बड़ा है, तो एपर्चर लार्ज है, और छोटा मिरर है तो उसका एपर्चर छोटा है। लार्ज एपर्चर कहने का मतलब लार्ज मिरर होता है तो उसमें क्या होता है? लाइट कैप्चरिंग एरिया होता है, ज्यादा होता है, और छोटा मिरर होता है उसमें लाइट कैप्चर करने वाला एरिया क्या होगा? कम होगा। ओके, तो छोटा एरिया होगा तो छोटा कम लाइट कैप्चर करेगा, बड़ा एरिया होगा तो बड़ा लाइट कैप्चर करेगा। ओके, ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा। हम जनरली मॉल में जाते हैं या फिर अपने बहुत सारे के घरों में भी दो तरह का आईना है, कि किसी छोटी सी आईना है और एक बहुत बड़ा आईना है ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग टेबल पे। तो हम बड़े वाले आईने में अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं। क्यों देखना पसंद करते हैं? क्योंकि उसमें हमारा जो फोटो है, इमेज जो है बढ़िया बनता है, भड़कदार बनता है, चमकदार बनता है। ओके,
सो बेसिकली क्या होता है, अगर बड़ा आईना है तो वो ज्यादा लाइट लेके हमारा इमेज बनाता है। मॉल लोग में जाते हैं लोग, उसके बाद वरुण धवन, आलिया भट्ट सब बन रहे होते हैं, ओके, बड़ा बड़ा आईना रहता है तो वहां पे ज्यादा स्टाइल मारने लगते हैं, क्योंकि वहां पे फोटो बढ़िया दिखता है, उनको अपना फोटो जो है बढ़िया दिखता है। क्यों दिखता है बढ़िया? तो बड़ा आईना है तो ज्यादा लाइट लेके इमेज बनाएगा, और छोटा आईना है तो कम लाइट लेके इमेज बनाएगा। तो छोटा आईना में जो इमेज बनेगा वो भी कंप्लीट बनता है, लेकिन वो उतना ब्राइटर नहीं होता है, ओके, उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बड़ा आईना में जो इमेज होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ज्यादा लाइट लेके इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो ब्राइटर होता है, ओके, ज्यादा हमको अपना जो चेहरा है या कुछ भी है वो ज्यादा पसंद आता है, ओके। तो ये बात याद रखेंगे, अपर्चर कहने का मतलब साइज बड़ा है आपका मिरर तो उसका अपर्चर ज्यादा होगा, और छोटा मिरर है तो उसका अपर्चर कम होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। बेसिकली डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा या साइज ऑफ मिरर, इसको याद रखेंगे। ना हम बात करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से पहले प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? इट इज द स्ट्रेट लाइन joining the pole and focus of mirror, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, फोकस की जगह यहां पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं, ओके। कर्वेचर, तो याद रखेंगे पोल और फोकस को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वही सेम एक्सिस होता है फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल जो होगा हमेशा एक ही लाइन पे होगा, हम डायग्राम से समझेंगे, ओके। डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। याद रखेंगे, इट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। सो मिरर से पोल से जो फोकस का डिस्टेंस होता है वही फोकल लेंथ कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा, इट इज रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ which mirror is a part। तो जिस स्फीयर को काट के हम मिरर बनाते हैं उसी का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ओके। सो इसको हम आर से डिनोट करेंगे, इसको फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, याद रखिए स्मॉल एफ से, और इसको हम आर से ही डिनोट करते हैं, ओके। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, ओके। एफ एंड आर क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है, ओके। ये क्या है? स्मॉल एफ क्या होगा? फोकल लेंथ, लेंथ है लगा हुआ, रेडियस क्या होगा? वो भी लेंथ है, लंबाई, ओके। सो इसको आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट हम एक डायग्राम से समझा देते हैं, ओके।
बात करेंगे स्फेरिकल मिरर का। एक शायद मिस कर गए थे हम। तो स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर तो जानते ही हो। स्फेरिकल मिरर क्या होगा? इट इज पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट, a sphere of transparent material, a sphere of transparent material, transparent material of in which one surface जो होगा, one surface is silver polished. ओके, सो बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी जो हम पहले ही बता दी वो स्फेरिकल मिरर का ही है टर्मिनोलॉजी। मुझे लगा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता रखे हैं, अगर नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ होगा तो अभी यहाँ पे बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो अगर मान लेते हैं स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो स्फेरिकल मिरर जो होता है दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर का डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहीं पे लिख दीजिए, स्फेरिकल मिरर whose refracting surface is bulged inward. ओके, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा is bulged inward. इसमें जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस is bulged outward. ओके, सो इस केस में दो तरह के मिरर होंगे। स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे दो तरह के, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हम प्लेन मिरर को भी स्फेरिकल मिरर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फोकल लेंथ जो हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। याद रखेंगे, प्लेन मिरर कैन बी कंसीडर्ड एज a spherical mirror of focal length infinity, okay, of infinite focal length. Plane mirror can be considered as a spherical mirror of infinite focal length, okay. Infinite focal length का spherical mirror plane mirror हो सकता है, okay. तो plane mirror को भी हम spherical mirror कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा, या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो इनफाइनाइट होगा। ये बात आप नोट कर लेंगे इसको, ओके। पूछा जाता है कैन वी कंसीडर प्लेन मिरर एज अ स्फेरिकल मिरर, तो उसमें याद रखेंगे यस आई कैन कंसीडर द प्लेन मिरर एज अ स्फेरिकल मिरर ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ और ऑफ इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। सो इसको याद रखेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होगा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में जो है, कनकेव मिरर की बात करेंगे तो इधर सिल्वर पॉलिश होगा, जैसा ये शेप है इधर सिल्वर पॉलिश होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये बल्ज्ड इनवर्ड है, इनवर्ड की तरह धंसा हुआ होगा। और कनकेव मिरर की बात करेंगे तो इधर अगर सिल्वर पॉलिश कर दिए, इधर सिल्वर पॉलिश कर दिए और ये जो है सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बल्ज्ड आउटवर्ड है, तो ये जो है इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वेक्स मिरर, ओके। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होता है, इधर रिफ्लेक्ट होगा और इधर जो होगा सिल्वर पॉलिश होगा, ओके। सिंपल सी बात है, इसको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, ओके। सो एक बॉल है, बॉल का अगर मान लो बॉल की बात करें तो बॉल का आउटवर्ड सरफेस जो है, बाहर वाला सरफेस सिल्वर पॉलिश कर दी, जैसे ग्लास का कटोरी है या स्फेयर है,
उसका आउटवर्ड सरफेस का आपने सिल्वर पॉलिश कर दिया तो कनकेव मिरर बन गया। अगर इस तरफ वाला का आपने पॉलिश कर दिया तो कन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, उसको याद रखेंगे, सिंपल सा है, इसको समझेंगे। बर्स्ट करने का मतलब उभरा हुआ। ओके, बर्स्ट करने का मतलब क्या होगा? उभरा हुआ। तो ये मान लो कि एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर। अब इसको हम यहां से मान लेते हैं, एक पार्ट को काट लेते हैं। ओके, इसको तो इस स्फीयर का जो है सेंटर यहां पर है। तो इसको अगर हम काट लेंगे, इसको काट लेते हैं। ओके, और हम इसको सिल्वर पॉलिश कर देते हैं बाहर वाले को। तो ये जो है अंदर वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, ये सिल्वर पॉलिश्ड। और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हुआ कनकेव मिरर। इसी को अगर काट के हम क्या करें, इसी को हम काट के अगर मान लो कि ये इस तरह से हम प्लेस करें और इधर हम सिल्वर पॉलिश कर दें। ओके, तो ये सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस, एंड ये वाला इस साइड वाला जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो कहलाएगा आपका कन्वेक्स मिरर। ओके, इसको बच्चे याद रखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर होता है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो इस साइड है। ओके, और इधर सिल्वर पॉलिश है। और कन्वेक्स मिरर में देखें तो कन्वेक्स मिरर में देखो तो ये जो है इधर तो सिल्वर पॉलिश है और इधर रिफ्लेक्टिंग है। ओके, सो इसको समझ लिए होंगे। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। कन्वेक्स मिरर सिंपली देखोगे तो हमारा जो साइड मिरर होता है व्हीकल का, बाइक का या फिर कार का, तो उसमें कन्वेक्स मिरर होता है। और हेडलैम्प वाला जो मिरर होता है, हेडलैम्प में भी मिरर होता है फोकस बढ़ाने के लिए, हेडलाइट को फोकस्ड रखने के लिए, तो उसमें जो होता है कनकेव मिरर होता है। ओके, ये याद रखेंगे। यूज्ड इन हेडलाइट में इसको यूज करते हैं। हेडलैम्प बोल सकते हो, हेडलैम्प ऑफ व्हीकल। और इसको हम यूज करते हैं यूज्ड इन साइड मिरर ऑफ व्हीकल। एंड अगर हम बात करें तो स्ट्रीट लाइट में जो होता है ना, स्ट्रीट लाइट में हमारा क्या होता है मोटो, हमारा मोटो होता है कि लाइट जो है जितना ज्यादा एरिया को रोशन कर पाएगा। अगर मान लो कि हम किसी मेले में लगाते हैं, कहीं पर लगाते हैं, तो हमारा जो होता है मोटो क्या होता है कि लाइट जो है जितना डिस्पर्स रहे, मतलब कि जितना ज्यादा रोशन कर पाए, जितने ज्यादा एरिया को, तो उसमें जो यूज करते हैं स्ट्रीट लाइट में जो होता है स्ट्रीट लाइट लैंप, तो उसमें जो होता है ये कन्वेक्स मिरर यूज होता है। और ये हम बोलते हैं स्टेज लाइट की बात करते हैं, स्टेज लाइट लैंप। तो स्टेज पे मान लो कि पूरे जो है कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पे डिम लाइट होना चाहिए। जो स्टेज पे परफॉर्मर है उसको फोकस में रखना है, तो हम क्या करेंगे कनकेव मिरर का यूज करेंगे। ओके, और ये जो है ऑल्सो याद रख लेंगे, जो बार्बर शॉप में यूज होता है, तो बार्बर शॉप में भी, बार्बर शॉप जो होता है उसमें भी कनकेव मिरर होगा।
वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेविंग वूविंग करते हैं तो कुछ छूट ना जाए, तो हमारा जो है फिगर बड़ा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, मैग्नीफाइड होना चाहिए, उसके लिए हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं। बार्बर शॉप में जनरली जो होता है कनकेव मिरर होता है। तो ये याद रखेंगे, पूछा जाता है कनकेव मिरर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। कनकेव मिरर का हेडलाइट वाला लैंप में होगा, वहां पर व्हीकल के हेडलाइट में होगा। दूसरा स्टेज लाइट, जहाँ पे फोकस मतलब कि जहाँ पे लाइट हमारा कन्फाइंड रहे उसके लिए कनकेव, और जहां पर हम बात करेंगे लाइट डिस्पर्स रहे तो उसके लिए कन्वेक्स। दूसरा फील्ड ऑफ व्यू अगर ज्यादा चाहिए, मतलब कि छोटे से एरिया में ज्यादा व्यू को आप कैप्चर करना चाहते हो तो कन्वेक्स की बात करेंगे। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। कन्वेक्स का बात करेंगे तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू। इसके कंपैरिजन में इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा स्मॉलर होगा। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा, याद रखेंगे, कनकेव का क्या होगा, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि ये जो है पीछे अगर साइड मिरर में हम इसको यूज नहीं करेंगे तो जितना कि ये हमें पूरा एरिया आगे पीछे सब जगह ज्यादा एरिया को, मतलब ब्रॉड एरिया को कैप्चर करके दिखाता है, छोटे इमेज बना के, ये क्या वैसा नहीं दिखा सकता है। तो फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कन्वेक्स मिरर का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन, अगर सेम साइज का रहा तो, इन कंपैरिजन टू कनकेव मिरर। ओके, तो ये सारा डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंस इन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो पहला तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लेके बोलते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इसमें अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, मतलब धंसा हुआ होता है। और इसकी बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तो बल्ज्ड आउटसाइड एंड बल्ज्ड इनसाइड एक डिफरेंस हो गया। दूसरा हम बात करेंगे ये जो होता है कनकेव मिरर का यूज की बात करेंगे तो हेडलाइट और व्हीकल्स की बात करेंगे तो वहां पर हेडलैम्प और व्हीकल्स में हम फोकस्ड रखना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइट जो है रोड पर ही रखना चाहते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। तो उसके लिए हेडलाइट में हम इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कनकेव को। टॉर्च की बात करते हैं, टॉर्च में जो रिफ्लेक्टर होता है, टॉर्च रिफ्लेक्टर की बात करेंगे। और जो सोलर कुकर में बात करेंगे तो इसे सोलर कुकर में भी इसी का यूज होता है, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। सोलर कुकर की बात करेंगे तो सोलर कुकर में क्या है, लाइट के एनर्जी को कंसंट्रेट करके डाला जाता है एक जगह पे ताकि हीट जनरेट हो। तो सोलर कुकर में भी कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम लोग। ओके, सो ये सब याद रखेंगे। कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, साइड मिरर में होता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर जो होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर भी होता है। तो आई होप कि आप याद रखेंगे, बार बार रिवाइंड करके यहीं पे याद कर लोगे। डिफरेंस पूछा जाता है, किसको कहाँ पे यूज करते हैं ये पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। सो चलिए, आप ये कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर क्या होता है ये समझ गए सिंपल सा। अगर ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, शीशे का एक स्फेरिकल स्फीयर है, हॉलो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये, तो उसी को अगर हम काट दें यहाँ से इस तरह से, इसको काट दें, काटने के बाद अगर आउटसाइड वाला हमने सिल्वर पॉलिश चढ़ा दिया तो कनकेव बन गया, और इन साइड वाले को सिल्वर पॉलिश कर दिया तो कन्वेक्स मिरर बन गया। ओके, सेम एक ही, तो इसी पार्ट को हम कनकेव भी बना सकते हैं, इसी पार्ट से हम कन्वेक्स भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। ना हम इसी को ये स्फीयर होता है। अब इसका सेंटर यहाँ पर है, तो अगर मान लो कि हमने एक इसको काट के, इसके पार्ट को काट के हमने पॉलिश करके एक मिरर बना लिया, तो ये वाला पॉइंट जो होगा इस पार्ट का, इस मिरर का सेंटर पॉइंट, इस मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, पूल। क्या कहलाएगा, पूल, पी कहलाता है। और ये वाला जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपली अगर मान लो कि आप इसको यहां से काटते हो तो इस पार्ट का जो सेंटर होगा समवेयर यहां पर होगा। ओके, और इसको पोल बोल दोगे आप लोग, इसको पोल बोल दोगे, और फिर इस पोल से इस सेंटर ऑफ स्फीयर को मिलाता हुआ एक लाइन जो होगा ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तो इसको अलग करके देखें तो यही प्रिंसिपल एक्सिस है, और समवेयर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके पोल के बीच में मिडिल ऑफ द पोल, एकदम बिल्कुल मिडिल में क्या होता है, फोकस होता है। तो याद रखेंगे F क्या है आपका, ये है आपका पोल, P की बात करेंगे तो पोल, F की बात करेंगे तो फोकस, और उसकी बात करेंगे C की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मान लो कि CP की बात करेंगे तो CP की अगर लेंथ है तो लाइन ज्वाइनिंग C एंड P। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस तो आप इसको फिर से समझ लो, लाइन ज्वाइनिंग C एंड P और F एंड P। F और P को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, और C को और P को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप कि इसको समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका मान लो कि ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा और कुछ नहीं है। इसमें देखेंगे तो ये जो होगा, सपोज इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और उतने अच्छे से तो नहीं बन पाएगा हाथ से बराबर, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। तो ये जो है ये क्या हो गया, पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल। और इसमें भी देखेंगे फोकस, तो ये फोकस होता है, और ये इसकी बात करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सिमिलरली इधर भी एक फोकस होता है F, एंड सिमिलरली इधर भी एक C होता है। ओके, सो बेसिकली हम बात करेंगे तो इसके लिए C देखेंगे तो ये जो होगा प्राइमरी फोकस इधर होता है, और इसके लिए बात करेंगे तो प्राइमरी फोकस ये होगा। ओके, सो इस केस में जनरली देखेंगे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड F क्या होगा, फोकल लेंथ, क्या, फोकल लेंथ F, और डिस्टेंस बिटवीन P एंड C की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड C जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये PC को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसमें PC को रेडियस, इधर वाला को PC को रेडियस ऑफ कर्वेचर, PF को फोकल लेंथ, इसमें PF को फोकल लेंथ बोलेंगे। ओके, सो ये याद रखेंगे। इधर भी फोकल लेंथ होगा, इसमें F डैश बोल देते हैं, सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो, और ये C डैश होगा, यहाँ पे इसको भी C डैश बोल देते हैं, F डैश बोल देते हैं। जनरली जो होता है कन्वेक्स मिरर में प्राइमरी फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, और कनकेव मिरर में प्राइमरी फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको ये यहाँ तक डायग्राम से समझ गए कि पोल क्या होगा, पोल ये हो गया, और ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसको M और इस पॉइंट को हम, इस बाउंड्री को M डैश बोलते हैं, इसको M और इसको M डैश बोलते हैं, तो M डैश जो होगा डायमीटर है तो एपर्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा,
एपर्चर, एम डैश जो होगा वो एपर्चर कहलाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको रिव्यू कर लेंगे एक बार अच्छे से। नाउ हम बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी की बात हो गई, कौन सा पोल है, कौन सा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कन्वेक्स में किधर होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, ये सब चीजें हम सीख लेते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। रूल ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन। इससे क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल पक्के से 3 मार्क्स का किसी भी एग्जाम में, स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, हर जगह एक क्वेश्चन फिक्स्ड रहता है। ओके, सो उसको हम ध्यान देंगे और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन में पहला रूल, इफ रे incidences on mirror parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus or appear to pass through focus। ओके, सो इसको देखो, हर एक को हम इंटरप्रेट करते चले जाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे। अगर कोई रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो किधर से होकर जाएगा, फोकस से तो होकर ही जाएगा। और रे अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट ही रहेगा, कर्व तो नहीं होगा। सो इस बात को हम ख्याल रखेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो इस तरह से, इसको आप नोट करेंगे। चलो, तीनों मिरर में हम देख लेंगे, तीनों तरह के मिरर होंगे। ओके, सो तीनों मिरर में देख लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस ये बोल देते। अगर ये रे जो है इंसिडेंट हुआ है, अगर ये रे इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्ट तो होगा ही, यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। इसकी भी बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब यहां पर जो होता है फोकस होता है और यहां पर जो होता है सी होता है। और इसमें बात करें, ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव मिरर, ये
है और ये है कन्वेक्स। इसमें भी रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये P ये है प्रिंसिपल एक्सिस, P ये इंसिडेंट रे है, ये भी मान लेते हैं ये जो है इंसिडेंट रे है। अब जो है रिफ्लेक्ट तो होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हर जगह ऑबे करेगा, किसी भी पॉइंट पे से ये रिफ्लेक्ट होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। उसके अलावा एक टेक्युलर प्रॉपर्टी जो है उसको हम याद रखेंगे। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होगा, फोकस से पास करेगा। यहां पर देखें कि ये है आपका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे तो अंदर तो जाएगा नहीं, रिफ्लेक्ट ही होगा, इधर से ही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसमें जो है ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगा, बट ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से आता हुआ अपीयर होगा, ये फोकस से रिफ्लेक्ट होकर अपीयर होगा कि फोकस से आ रहा है। अगर एक्चुअल में फोकस से पास करता हुआ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या है, अपीयर होगा कि ऐसा लगे कि फोकस से ही आ रहा है। ओके, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसमें देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे, तो ये क्या हो गया, इधर फोकस से, तो इसलिए फोकस से एक्चुअल में ये पास नहीं हो रहा, पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, इसीलिए हम इसको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, रिफ्लेक्ट तो यहीं पे हो जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। ये जो है ऐसा अगर इधर आ जाएगा तो अपीयर कैसा होगा कि ये इस पॉइंट से आ रहा है, तो इसीलिए हम पीछे रिट्रेस करते हैं तो ये वर्चुअल है और उसको हम डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक्चुअल में पास हो रहा है तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब इसका तो जो है प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर का तो फोकस कहां पर होता है, आपको बताया गया है कि इंफिनिटी पे होता है। कहां पे होता है, इंफिनिटी पे होता है। तो इंफिनिटी पे होता है मतलब कि इधर भी इंफिनिटी इधर भी इंफिनिटी की बात करेंगे तो ये जो है यहीं पे क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा और लगेगा कि कहीं इंफिनिटी से आ रहा है, कहीं इंफिनिटी से ये आ रहा है। ओके, तो डॉट डॉट लाइन इस तरह हमने दिखा दिया। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो ये समझिए पहला रूल, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो तीनों केस में, प्लेन हो या कनकेव हो या कन्वेक्स हो, क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा, फोकस से पास होगा या फोकस से पास होता हुआ या फोकस से पास होता हुआ अपीयर होगा। इस बात को आई होप कि आप समझ गए। इस दोनों में देखो फोकस से पास होता हुआ अपीयर हो रहा है और इसमें एक्चुअल में फोकस से पास कर रहा है। ओके, तो इस बात को हम ध्यान देंगे। नाउ दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है, रूल 2। इफ ए रे इंसिडेंस आफ्टर passing via focus or appear as coming from focus. Okay,
incidents after passing via focus or appear as coming from focus, then after reflection it will become parallel to principal axis. इसको भी समझ लेते हैं। ये है मेरा प्लेन मिरर, ये है मेरा कनकेव मिरर और ये है मेरा कन्वेक्स मिरर। ओके, चलो। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है। कनकेव, कन्वेक्स और ये है आपका प्लेन। तो मान लो कि ये फोकस से पास करता हुआ, मतलब इसका फोकस तो इंफिनिटी पे है, तो फोकस से पास करता हुआ ये अपीयर हो रहा है और रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा तो ये क्या होगा, फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका मतलब इस केस में भी ये क्या हो गया, अपने आप को रिट्रेस कर लिया। इस केस में भी अपने आप को रिट्रेस कर लिया। ओके, इसको फिर से देखो। ये जो है अभी इंसिडेंट रे है, ये फोकस से पास होता हुआ अपीयर हो रहा है। ओके, ये फोकस इंफिनिटी पे होता है प्लेन मिरर का, आपको पता है। इधर से इधर समझो चाहे इधर समझो, तो इधर जो है फोकस से पास होता हुआ आ रहा है। तो फोकस से पास होता हुआ अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इसी पाथ को फोकस से पास होता हुआ आएगा, तो ऑब्वियसली इसका फोकस इंफिनिटी पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होगा। याद रखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी से आ रहा है तो वो हमेशा जनरली जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ओके, सो हम इसका फोकस की बात करेंगे तो इंफिनिटी पे होगा। तो इंफिनिटी से मान लो कि इंफिनिटी से आता हुआ रे ऐसा ही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये रे जो है इंसिडेंट रे, कनकेव में ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाता है। ओके, सो ये इंसिडेंट रे है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमसे थोड़ा बहुत नॉन पैरेलल दिख सकता है, बट ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ये है आपका फोकस। इसमें भी देखें, अगर कोई रे जो है इस तरह से फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट दिख रहा है। ओके, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये फोकस से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करता हुआ जाएगा या फिर फोकस से पास करता हुआ अपीयर तो होना ही चाहिए। ओके, दूसरा, अगर वो फोकस से पास करता हुआ ही इंसिडेंट ही हुआ है, वो फोकस से पास करता हुआ इंसिडेंट ही हुआ है, फोकस से पास करता हुआ ही इंसिडेंट लेगा, तो उस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और इस केस में भी देखो इंसिडेंट रे फोकस से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा।
ओके, याद रखेंगे बच्चे, ये रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम तीसरा रूल की भी बात कर लेते हैं। 4 रूल होते हैं, 2 हो गए, 2 और समझ लेते हैं। If it incidents after passing via center of curvature, फोकस की जगह अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature, then or appear coming from center of curvature, center of curvature, then after reflection, it will retrace its path of incidence. ओके, मतलब क्या, अगर इंसिडेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको उसी पाथ से लौट जाना होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको उसी पाथ से लौट जाना होगा। अब यहाँ पे ग्राफ इसे डायग्राम से समझो। प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी पे, फोकस भी इंफिनिटी पे। तो इस केस में याद रखेंगे ये जो है इंसिडेंट हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ तो इसको रिट्रेस ही करेगा। ओके, प्लेन मिरर में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इंफिनिटी पे होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट होता है। और कनकेव मिरर की बात करेंगे तो कनकेव मिरर में देखो ये जो है ये इस तरह से ना, सो ये मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है, ओके, और ये फोकस होता है। तो कोई रे अगर मान लो कि सी से पास करता हुआ आया, इंसिडेंस हुआ, सी से पास करता हुआ इंसिडेंस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इसी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, और ये हो गया इसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद अगर मिरर पे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ मिरर ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ये पॉइंट याद रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद मिरर पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द सरफेस ऑफ मिरर ये क्या करेगा, अपने पाथ ऑफ इंसिडेंस को रिट्रेस करेगा। ओके, सो ये याद रखेंगे। कनकेव में इस तरह से आप समझ गए। कन्वेक्स में भी देख लो, ये मान लेते हैं ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कोई इंसिडेंट रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसमें पास करता हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसमें जो है कन्वेक्स की बात करेंगे तो देखो तो एपियर हो रहा है ना ये रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में
थोड़ा सा इसको ओके इस तरह से दिखाना है। तो इस केस में ये हो गया, मान लेते हैं इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए कि कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा, या फिर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता हुआ आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, सो ये पॉइंट थर्ड रूल था, इसको याद रखेंगे। चौथा रूल, इफ ए रे इंसिडेंट, तो ये तो कहीं पर भी एप्लीकेबल है किसी भी पॉइंट के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली हम बात कर लेंगे। If a ray incident at pole of mirror, then it will reflect according to law of रिफ्लेक्शन। आपकी ये किसी भी केस के लिए है, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, सो मान लेते हैं कि ये प्लेन ऑफ मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये कन्वेक्स मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्लेन। अगर इस पे इंसिडेंट होता है पोल पे, ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ओके इधर रखते हैं पोल। तो ये पॉइंट जो है पोल है, ये पॉइंट पोल है, ये पॉइंट पोल है। इस पे अगर इंसिडेंट होता है, इस पे अगर इंसिडेंस होता है, ओके, इस पे अगर इंसिडेंस होता है, इस पे अगर इंसिडेंस होता है, ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंसिडेंस, according to law of incidence, sorry, law of reflection, according to law of reflection क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे जो है उतना ही एंगल बनाएगा जितना कि इंसिडेंट रे बना रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। प्रिंसिपल याद रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक्सिस जो होगा is normal at point pole of mirror। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है नॉर्मल डायरेक्शन में ही होता है। ओके, ऐसे भी कोई स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर यहाँ है, और किसी भी पॉइंट पे देखेंगे, इसको ऐसा देखेंगे तो सेंटर से अगर मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये सरफेस पे तो नॉर्मल ही होगा ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस तो हमेशा वही होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता हुआ लाइन। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाता हुआ लाइन तो हमेशा जो है इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, वो नॉर्मल ही होगा। ओके, सो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये नॉर्मल है, तो ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये भी है इंसिडेंट रे।
है इंसिडेंट रे। तो जस्ट जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग तो रिफ्लेक्टेड रे को उतना ही एंगल बनाना चाहिए जितना कि एंगल इंसिडेंट रे बना रहा होता है प्रिंसिपल एक्सिस से। ओके, जितना इंसिडेंट रे बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे इसमें भी देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऐसा होगा और ये रिफ्लेक्शन होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा रिफ्लेक्टेड रे। इसमें भी देखेंगे तो ये जो है वैसा ही होगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो पोल पे अगर आता है इंसिडेंस, कोई रे इंसिडेंट करता है पॉइंट पोल पे, मतलब कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर पे, तो जस्ट हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। प्रिंसिपल एक्सिस से बनाता हुआ हम डायग्राम बनाया करेंगे। ओके, तो ये 4 रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आप याद रखेंगे इस 4 रूल को। आई होप इसको एक बार और रिव्यू कर लेंगे तो अच्छे से समझ याद हो जाएगा। आगे जो रे डायग्राम पढ़ेंगे उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, सो उसको याद रखेंगे, ये 4 रूल है, इसको हम यूज करके ही रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सारे इंटरेस्टिंग पार्ट हैं, सारे कुछ टर्मिनोलॉजी ये सब आपने समझ रखे होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आई होप कि सारे हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वंस अगेन।